जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंचल धामा अकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से आपको पता चला गया होगा कि जो आपकी डीएलएड और आपकी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 होता है, आपका जो पेपर 6 होता है आपका जो हिंदी का, तो उसकी जो क्लासेस है आपके आंचल धामा यूट्यूब चैनल पर ही कंटिन्यू कर दी गई है। तो उसमें आपका एक टॉपिक आता है जो है हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना, कि जो आपकी हिंदी भाषाओं की ध्वनियों को सुनकर समझना बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे समझते हैं हम कि इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और उनको समझने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। तो लेकिन मेरे जितने भी दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कि जो श्रवण क्वेश्चन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्रवण मीन्स आप सभी को पता है कि क्या होता है। श्रवण मीन्स होता है सुनना और कौशल मीन्स होता है दोस्तों आपकी जो स्किल्स होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो श्रवण कौशल का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, इसमें से आपके जो थोड़े से बहुविकल्प क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसमें आपसे पूछ जा सकता है कि जो श्रवण शब्द है वो किस धातु से बना है। तो आपका जो श्रवण शब्द है वो श्रुत धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया। क्या होता है इसका अर्थ होता है कि सुनने की क्रिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो श्रवण मिस होता है आपका सुनना, कौशल मिस होती है आपकी स्किल्स, यानी कि सुनने की जो क्रिया होती है और ध्यान पूर्वक सुनना। क्या वो कहते हैं कि आपको बहुत ही ध्यान से एकाग्रित होकर सुनना, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनना और फिर उसका अध्ययन करना और अधिगमन करना। अधिगमन का अर्थ होता है दोस्तों आपका अनुकरण करना, यानी कि अनुसरण करना। तो यानी कि सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना और अधिगमन करना आदि। श्रवण को केवल ध्वनियों को सुनने तक ही सीमित नहीं कर सकते। ध्वनियाँ मतलब कि जो आपके वर्ण वगैरह होते हैं, शब्द होते हैं, यानी कि श्रवण को केवल ध्वनियों को सुनने तक ही सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि श्रवण किसी कथन को सुनना मात्र ही नहीं होता है। आपने देखा होगा जब कोई हमें कोई बात कहता है या हम अपने हमसे जो छोटे सदस्य होते हैं हमारे परिवार में, हमारे दोस्त होते हैं, तो हम उनको अगर कोई बात कहते हैं तो उन पे उस चीज़ का प्रभाव करता है। तो इसलिए कहा है कि जो श्रवण किसी कथन को सुनना मात्र नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी बात को सुनते हैं, जब उसको सुनेंगे तो फिर हम उसका अंदर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मनन करने के बाद हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, यानी कि उस बात का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि श्रवण किसी कथन को सुनना मात्र ही नहीं है, अपितु उसके अंतर्गत किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और सुनाई गई बात पर चिंतन करना। यानी कि जो हमने बात को ध्यानपूर्वक सुना है या हमें जो सुनाई गई बात है उस पर हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं अंदर ही अंदर और मनन करते हैं। क्या करते हैं उसमें, चिंतन यानी कि विचार करते हैं, मनन करते हैं और उसके बाद उस पर अपना मन स्थिर करते हैं। क्या करते हैं, उस बात पर अपना मन को क्या करेंगे, स्थित करेंगे और बात में इस कथन के अनुसार व्यवहार या आचरण करना क्या कर देते हैं, हम उसमें प्रारंभ कर देते हैं। तो आदि प्रक्रियाएं आती है। तो यहाँ पे कहा है दोस्तों कि जो श्रवण जो है वो किसी कथन को सुनना मात्र नहीं होता है। क्या करते हैं, तो उसके अंदर हम किसी भी बात को ध्यानपूर्वक सुनना या सुनाई गई बात का ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें चिंतन व मनन करते हैं। उसके बाद उस पर अपना मन स्थिर और अंत में उस कथन के अनुसार व्यवहार या आचरण आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो श्रवण का जो अंग्रेजी अर्थ होता है वो होता है लिसनिंग, और वैसे ही अंग्रेजी शब्द होता है आपका हेयरिंग या सुनने का अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका सुनने का अर्थ किसी भी ध्वनि का कानों तक पहुंचाना होता है। क्या होता है, सुनने का जो अर्थ होता है ना वो किसी भी ध्वनि को कानों तक पहुंचाना है। और श्रवण को निष्पादन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, श्रवण को हम निष्पादन की प्रक्रिया भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुनने के अभ्यास को श्रवण कौशल कहा जाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुनने के जो अभ्यास को क्या कहते सकते हैं हम, श्रवण कौशल कहा जाता है। कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूतियां क्या करते हैं, जैसे ही हम कानों द्वारा कोई ध्वनि, कोई शब्द या कोई कथन सुनते हैं दोस्तों, फिर मस्तिष्क द्वारा
उसकी अनुभूतियों, जो हमारी अनुभूतियों करने को ही श्रवण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम श्रवण कहा जाता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, श्रवण करने का जो कौशल होता है वह ये होता है कि जब हम किसी कथन को सुनते हैं, क्या कहते हैं, किसी कथन को हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम मनन और चिंतन करते हैं दोस्तों। मनन और चिंतन करने के बाद अपितु फिर बाद में हम कुछ एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसके अनुसार क्या करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस कथन के अनुसार हम व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये प्रक्रियाएं आती हैं ये सभी श्रवण कौशल के अंदर आती हैं। दूसरे शब्दों में कहा था दोस्तों कि सुनने के अभ्यास को श्रवण कौशल कहते हैं, क्योंकि कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर और मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति करने को ही हम श्रवण कहते हैं। तो आपको आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लें, जो श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं। श्रवण कौशल तो हमें पता चल गया कि श्रवण कौशल क्या होता है दोस्तों, लेकिन श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं हम अब उनको देखते हैं। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य, तो श्रवण छात्रों में सुनकर, जो छात्र किसी भी कथन को, किसी भी ध्वनि को जब सुनते हैं अर्थात ग्रहण करने की जो योग्यता विकसित करना ही इसका एक उद्देश्य होता है। श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है कि छात्रों को सुनकर अर्थात ग्रहण करने की योग्यता क्या करें, उसके अंदर विकसित करें। दूसरा, दूसरों द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने के उपयोग जो है योग्य बनाए, कि जैसे हमने दूसरों से कोई शब्द सुने, जैसे वे उच्चारित कर रहे थे तो उनको सुनकर हम शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता बनाना। दूसरा होता है शुद्ध श्रवणों के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वक्ता के मनोभावों को समझने योग्य बनना, यानी कि जो वक्ता है जिसने हमें जो बातें कही उसके जो मनों के जो भाव थे उनको समझने के योग्य बनाना, इसका एक उद्देश्य होता है। एक होता है श्रुति सामग्री द्वारा सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। जो भी हमें सामग्री सुनाई गई है, जो भी चीज़ हमने सुनी है दोस्तों, उसका क्या सारांश है, उसे ग्रहण करने की जो योग्यता विकसित भी करना जो छात्रों के अंदर होता है, वह एक श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है दोस्तों। एक होता है भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, कि भाषा एवं साहित्य के प्रति जो आपकी रुचि उत्पन्न करना होता है। तो ये जो होते हैं हमारे श्रवण कौशल के उद्देश्य होते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देख लेते हैं जो श्रवण कौशल का क्या महत्व है। आपको जो श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है, तो श्रवण कौशल के जो महत्व होते हैं वे होते हैं बालकों के जो व्यक्तित्व के विकास में, जो आपको बालक का जो व्यक्तित्व होता है ना उसके विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। ये तो बात बहुत ही अच्छी तरीके से सही है और सत्य भी है कि बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसका जब भी विकास होता है जब उसके कौशल, जो उसका श्रवण कौशल का जो अधिक महत्व होता है वो कैसे होता है। आपने देखा होगा अगर आप बच्चों को कुछ बातें कहते हैं तो उस कथन का, उन वाक्यों का, उन ध्वनियों का उस पर बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आप उसको, जैसे ही यहाँ पे कहा गया श्रवण कौशल बताया था कि जब आप कोई बात कहते हैं तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे, ध्यानपूर्वक जैसे ही सुनते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अंत में आप उसी बात के अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपकी एक व्यक्तित्व विकास की तरफ जो है आपको जो व्यक्ति जो विकास होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व का विकास जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे कहा है दोस्तों कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। तो बालक जिन ध्वनियों को बड़ों से सुनता है, क्या करता है, जैसे ही हम किसी बड़े से सुनते हैं तो वह उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे परिवार में आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम कोई बात कहते हैं तो वो बहुत जल्दी उस बातों को पकड़ते हैं। तो और जब वे उन बातों को पकड़ते हैं तो उन्हीं शब्दों को उच्चारण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कहा है कि बालक जिन ध्वनियों को बड़े से सुनता है वह उसके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चों के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। क्या बनती है, आपके भाषा ज्ञान का आधार बनती है। और श्रवण कौशल अन्य भाषीय कौशलों को विकसित करने की प्रमुख आधारशिला है। यही जो श्रवण कौशल होता है ये अन्य जो भाषा कौशलों का विकास करने की प्रमुख आधारशिला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कहा था कि ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चों के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो ये तो है नहीं कि उनको एक तरह से
उसके परिवार में अगर कोई सभी सदस्य आप अंग्रेजी बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या करता है, उन्हीं भाषा को अपने आप में सीख जाता है, यानी कि वो ज्ञान का जो है वो आपका आधार बन जाता है। जैसे अब व्यवहार करोगे छोटों के साथ, तो वे क्या करेंगे, वे उसी प्रकार के उसी आचरण को अपने मस्तिष्क में, उन्हीं ध्वनियों को क्या कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं, और वही जो ध्वनियाँ हैं, जो ध्वनियाँ अंकित हो जाती हैं उनके मन मस्तिष्क में, उन्हीं से भाषा ज्ञान का आधार बन जाता है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कि बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है। क्या करता है, बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालकों की जो श्रवण इंद्रियाएं जो होती हैं उनका उपयोग होता है। क्या करता है, वे उनकी जो श्रवण इंद्रियां होती है जिनके माध्यम से वे सुनते हैं, तो उनका जो है अच्छे से उपयोग होता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण यानी कि जो अधिगमन द्वारा सीखी जाती है, ठीक है ना। और नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। जैसे ही वे अपने बड़े से आसपास से जैसे ही नए नए शब्द सुनता है, तो उससे क्या होता है, जो उसके पास जो शब्द होते हैं, तो उस भंडारे में जो है उसकी वृद्धि होती चली जाती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। जैसे ही आप परिवार के सदस्य हो, ये हमारे अध्यापक होते हैं, जैसे ही हम उनकी बातों को सुनते हैं और स्वयं अपना उच्चारण, जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हमारा उतार चढ़ाव होता है, और स्वर की अनुसार, स्वर की जो गति होती है उसके अनुसार बोलने का प्रयास करते हैं। और सॉरी दोस्तों, इस प्रकार उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्या होता है, उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट है कि शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करता है। क्या करता है, जब व्यक्ति शांत होता है और दूसरों की जैसे ही वो बात सुनता है, बात सुनने के बाद वो मनन चिंतन करता है, समझकर ही, और समझने के बाद व्यक्ति अपने विचार के प्रतिपादन, जैसे ही उसके अंदर उस वाक्य कथन जो भी उसने सुना उसके प्रति विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, तो जो विचारों के प्रतिपादन हेतु एक ठोस तर्क यानी कि एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक ठोस तर्क प्रस्तुत करता है। जब वो उस ठोस तर्क निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों जो हमारे श्रवण कौशल के जो महत्व थे। आगे देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है आपका श्रवण कौशल शिक्षण की दो विधियों को सोदाहरण यानी कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि जो श्रवण शिक्षण होता है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है आपके भाषा विकास के लिए। तो उसको आप उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो देखते हैं आगे दोस्तों, कि श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां, एक विधि होती है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रणाली एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या करता है, शिक्षकों को शिक्षक को पढ़ाई गई सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। कि जो भी शिक्षक अपने बच्चों को जो भी सामग्री पढ़ा रहा है उसके बारे में उसे कक्षा में जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनसे प्रश्न करने चाहिए। और कक्षा में प्रश्न पूछने से यह पता चल जाएगा कि छात्र सुनकर विषय वस्तु थी उसको ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्रश्न कक्षा के सभी छात्रों से पूछे जाएं, क्या करते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो कक्षा के सभी छात्रों से पूछे जाएं। प्रश्न पूछने से छात्र सावधान हो जाते हैं तथा शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक को 10 या 15 वाक्यों में किसी विषय पर निबंध की रचना करनी हो, तो पहले शिक्षक स्वयं 10-15 वाक्यों का निबंध लिखिए। क्या करें, शिक्षक स्वयं ही पहले 10-15 लाइनों का निबंध लिखिए, फिर प्रत्येक वाक्य पर ऐसे प्रश्नों की रचना करें जिसका वही उत्तर आए जो शिक्षक लिखवाना चाहता हो। क्या कि वो इस प्रकार के ही प्रश्न करे और उन प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार आए कि जो शिक्षक वहाँ पे जो है वो लिखवाना चाहता हो। छात्रों द्वारा बनाए गए उत्तरों को शिक्षक जो आपके श्यामपट्ट पर लिखे, इससे उसके श्रवण कौशल में विकास होगा। इससे श्रवण कौशल में कैसे विकास होगा दोस्तों, देखो, जैसे कि शिक्षक कोई पाठ्य सामग्री अगर कक्षा में पढ़ा रहा है
और वो वहाँ से प्रश्न बच्चों से कोई प्रश्न पूछता है, तो एक तो उससे ये पता चल जाएगा कि शिक्षा जो हमारे छात्र होते हैं उनका ध्यान जो हमने उनको पढ़ाया है उस पे है या नहीं है। दूसरा, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया था कि एक अगर शिक्षक को कोई निबंध लिखवाना है 15-10 वाक्यों का, तो सबसे पहले तो खुद लिखे, उसके बाद ऐसे प्रश्न छात्रों से करे जिससे वही उत्तर निकल के आए जो जो आपका शिक्षक जो होता है वो लिखवाना चाहता है। उससे क्या होगा, जो आपके जो छात्र होंगे एक वो क्या होता है एकाग्र होंगे और वे चिंतन करेंगे, जो वाक्य जो चीज़ पढ़ाई गई है उस पर चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद समझने के बाद उसे क्या करेंगे, आपका एक निष्कर्ष तरफ पर पहुंचेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके जो श्रवण कौशल है था उसमें विकास होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। दूसरी विधि होती है हमारी जो कहानी कहना तथा सुनना, यानी कि बालकों को रोचक जो कथाएं कहानियां जैसी परियों की, राजा रानी की, पशु पक्षियों की आदि की कहानी सुनानी चाहिए। इसके पश्चात उसी कहानी को बालकों से सुननी चाहिए। क्या करते हैं कि उसके बाद हमें वही कहानी बालकों से सुननी चाहिए, जिससे यह पता लग जाए कि जो बालकों को कहानी को सुनना या नहीं सुना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि बालकों ने जो हमने कहानी उनको सुनाई है उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना या नहीं सुना। तो ये हमारे दो ही जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण दो विधियाँ थी जो हमारे श्रवण कौशल में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे श्रवण कौशल शिक्षण की 4 विधियाएं और क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। जो हमारे शिक्षण छोड़ के 4 विधियाएं होती हैं और क्रियाएं, तो देख लेते हैं। पहली है हमारी सस्वर वाचन। सस्वर यानी कि शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही अगर एक आपका जो शिक्षक होता है अगर वह सहस्वर यानी कि अच्छे से शुद्ध स्वर का उच्चारण करता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे जो छात्र होते हैं वे शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। और शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से अनुकरण वाचन कराए। अनुकरण वाचन यानी कि उनसे भी वो चीज उच्चारित करवाए, इससे यह पता चल जाए कि छात्र ध्यान से पाठ्य वस्तु को सुन रहे हैं या नहीं। अतः छात्रों द्वारा सस्वर वाचन करने से उसमें श्रवण कौशल का जो है विकास किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, उनमें जो श्रवण कौशल का जो है विकास हो सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका भाषण। तो भाषण द्वारा छात्रों में जो मौखिक भाषा का विकास होता है, क्या होता है, उनके अंदर जो मौखिक भाषाएं होती हैं उनका विकास होता है, परंतु उसके द्वारा श्रवण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। जैसे भाषण से हमारी 2 चीज़ें का विकास होता है दोस्तों। एक तो जैसे कि हम कोई भाषण देते हैं या छात्रों द्वारा कोई भाषण दिवाया जाता है, तो एक तो उनकी जो मौखिक भाषा का विकास होगा, मौखिक भाषा यानी कि जो मुख से बोलने वाली भाषा का विकास होगा। दूसरा, उनका जो श्रवण कौशल का भी विकास होता है, यानी कि जैसे कि हमारा कोई शिक्षक या कोई भाषण दे रहा है तो छात्र क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिससे उनके जो श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। और श्रवण भाषण द्वारा जो बालकों की जिससे जो श्रवण द्वारा श्रवण इंद्रियों का विकास किया जा सकता है। भाषण देने से पूर्व यानी कि जो पहले होता है, भाषण देने से पहले शिक्षक बालकों को यह बता दे कि वह उसके भाषण को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसके पश्चात उनसे भाषण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो है बहुत अच्छा है कि अगर हम छात्रों से कह देते हैं कि आपको जो हम भाषण दे रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि इसी भाषण जो हम दे रहे हैं उसके पश्चात आपसे इसी भाषण पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे जो छात्र होते हैं उस भाषण को बहुत ही एकाग्रता और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिससे उनके श्रवण कौशल में विकास होता है। तो शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर यह पता लगा सकता है कि उन्होंने भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं सुना है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपको दोस्तों श्रुतुलेख। जो श्रुतुलेखन में शिक्षक किसी गद्यांश आदि को बोलता जाता है। इसमें क्या होता है, श्रुतुलेख में ये होता है दोस्तों कि जो हमारा अध्यापक होता है, जो छात्र होता है, वह किसी भी गद्यांश को बोलता जाता है और जो छात्र होता है वो उसको अपनी कॉपी में नोट करता रहता है, यानी कि लिखते चलते हैं, जिससे उनके श्रवण कौशल में जो है
अधिक जो होता है विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, और छात्र सुनकर लिखते चलते हैं, जिसे हम पहले दोस्तों सुना होगा हमने, इमला बोलते थे। क्या बोलते थे? इमला बोलते थे। तो यही ये जो आपका श्रुतु लेख होता है, यानी कि श्रुतु लेख का मतलब ये है सुनकर लिखना। तो आगे देख लें, जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा वह संपूर्ण सामग्री को शुद्ध लिख लेगा तथा उसका कोई अंग भी शेष नहीं छूटेगा, एवं जो छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा उसके बीच बीच में कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। और इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, बालकों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। किस प्रकार? श्रुतु लेख द्वारा भी, यानी कि उसमें जो आपका शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, वह गद्यांश को जो है आपको बोलता चलता है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर उसको क्या करते हैं, अपना लिखते चलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे आता है आपका दोस्त वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है, श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कैसे? वाद विवाद में छात्रों को हर बात ध्यानपूर्वक सुननी होती है। क्या होता है, आप जब कोई भी चीज़ वाद विवाद होती है तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और उसके बाद उस पर चिंतन करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार जब वाद विवाद में छात्र क्या करता है, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुननी होती है, और क्योंकि बिना सुने वह दूसरे पक्षों की बात का उत्तर दे सकेंगे और ना अपने तर्कों को प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम किसी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, शिक्षकों को सभी छात्रों को वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे क्या करेंगे, वाद विवाद में क्या होता है, जो छात्र होता है वह बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को सुनेगा। अगर वो एक भी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है तो वे ना किसी तर्क पर पहुंचेंगे, ना विपक्ष को ना विपक्ष को क्या नहीं कर सकेंगे, दूसरे पक्ष को क्या नहीं कर सकेंगे, उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिए क्या होता है, उन्हें को ध्यानपूर्वक जो होता है वो सुनना होता है। इसलिए शिक्षकों को अपनी छात्रों को वाद विवाद के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए तथा वाद विवाद की जो समाप्ति पर सभी छात्रों को प्रश्न पूछकर यह जांच करनी चाहिए कि वे वाद विवाद के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे आगे आते हैं, नेक्स्ट है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि बालकों में जो श्रवण कौशल विकसित करने के लिए किन किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कि उनके अंदर हम जो श्रवण कौशल जो विकसित करना चाहते हैं तो उनमें हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इसमें है नेक्स्ट, श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं दोस्तों, वे होती हैं बालक श्रवण कौशल में रुचि रखे। क्या कर सकता है कि बालकों को जो श्रवण जो चीजें बताई जा रही हैं, जो वाक्य बोले जा रहे हैं, जो ध्वनियां उनको सुनाई जा रही है, उनको सुनने में क्या करें, वो रुचि रखें। दूसरा होता है बालकों में ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है बालकों में बालकों में जो भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों को हिंदी ध्वनि के प्रकार एवं उनके वर्गीकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बालकों को जो हिंदी की जो ध्वनि होती है, ध्वनियों के प्रकार जो होते हैं और उनके वर्गीकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों की जो श्रवण इंद्रियां ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक उच्चारण अच्छी तरीके शुद्ध तरीके से करेगा तो जो बच्चे हैं वो भी उस वाक्य को उच्चारण शुद्ध ही तरीके से करेंगे। इसलिए शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए कि जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसको ना आप शुद्ध तरीके से उच्चारित करें। नेक्स्ट है, आदर्श वचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए। क्या करना चाहिए, उनसे बाद में प्रश्न पूछने चाहिए, जो कि आपके श्रवण कौशल में बच्चों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे जिन भी दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंच जाए। और आपकी हिंदी की जो क्लासेस है नहीं यहाँ पे प्रॉपर चल रही हैं, और आपके जो बाल विकास की क्लासेस है, मैथ की क्लासेस है, वे भी कंटिन्यू चल रही हैं दोस्तों। तो आपका जो सिलेबस में आपका जो हिंदी भाषा की ध्वनियों का जो सुनकर जो समझना का जो एक टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम करेंगे जो ध्वनियों के प्रकार, उनके वर्गीकरण को। तो जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों।